कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को भी, फॉरेनर्स को भी हमने दे रखे हैं? कौन सा मूल अधिकार कंपनी के पास भी होता है? बार बार ये शब्द आता है, स्टेट, राज्य। राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा निषेध किया गया है, राज्य को रोका गया है बार बार। तो आखिर ये राज्य क्या है? मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को मूल क्यों कहा जाता है? कौन सा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है जिसे कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? तो हम आर्टिकल 15 में कहते हैं हाँ भाई सब बराबर हैं, लेकिन फिर आर्टिकल 15 की क्लोज 3 में हम पढ़ते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष सुविधाएं, विशेष प्रावधान, उनके लिए काम कर सकता है राज्य। तो ये तो आप कहोगे कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी अपराध उसने अभी तक किया नहीं है, लेकिन अपराध किए जाने की संभावना है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है और कोई इंटेल मिली है। हेलो एवरीवन, कैरियर व्हील एसएससी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार देश के नागरिक होने के नाते तो हमारे लिए हैं ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मूल अधिकार। खूब सवाल पूछे जाते हैं मूल अधिकारों से, चाहे वनडे एग्ज़ाम, हम एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट लेवल पे अगर हम एग्ज़ाम्स को देखें, मूल अधिकार वो भाग है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें फंडामेंटल राइट पता हो। अब मूल अधिकारों से जब क्वेश्चन पूछे जाने की बात आती है तो 3 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। एक तो मूल अधिकारों की विशेषताओं से, जो कि सामान्यतः स्टूडेंट छोड़ देते हैं। सामान्यतः विद्यार्थियों को क्या लगता है कि मूल अधिकारों का मतलब है कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है, 25 में क्या है, 30 में क्या है, इस तरह से याद कर लिया मतलब हमारा काम हो गया। नहीं, आज की क्लास इसीलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम 3 स्टेप में मूल अधिकारों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। एक सवाल पूछे जाते हैं लैंग्वेज से, कि कोई आपको डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछा सवाल में, आपको क्वेश्चन पूछा है मूल अधिकारों की विशेषताओं से। क्या है मूल अधिकार, क्यों जरूरी है मूल अधिकार, प्रकृति क्या है इनकी मूल अधिकारों की, क्या संसद इनमें संशोधन कर सकती है और अगर कर सकती है तो कितना कर सकती है। तो इस तरह की लैंग्वेज से सवाल। दूसरा तरीका होता है सवाल पूछने का कि सीधे अनुच्छेद देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है, क्या प्रावधान करता है, आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 28 क्या कहता है। तो सीधे आर्टिकल से, सीधे अनुच्छेदों से सवाल पूछ लिया जाए। तीसरा तरीका है कि इन अनुच्छेदों के अंदर जो प्रावधान है, जो क्लोज हैं, जो खंड हैं आगे, जैसे 19(1) ई जो है, इंग्लिश में कहें तो 19(1) ई, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। या फिर बात करें आर्टिकल 15 का क्लोज 5 कब जोड़ा गया, किसकी बात करता है, क्या प्रावधान करता है। तो यानी हमें तीनों ही जो है तरीके के सवाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मूल अधिकारों को पूरी तरह से पढ़ें। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमने बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट पढ़ रखे हैं, हमें टिप्स पे हैं, हमें याद हैं, वो आज इस क्लास को ज़रूर देखना। वो इसलिए कि जब क्लास कंप्लीट होगी तो आपको पता चलेगा कि जो मूल अधिकार आपने पढ़ रखे थे अभी तक, उसमें क्या कुछ फैक्ट, क्या कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन और ऐड हो गई है, आपके नॉलेज को कितना और एनहेंस हो चुका है आपका नॉलेज, तो ये आपको पता चलेगा। क्योंकि मूल अधिकार इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन पूछे जाने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो मूल अधिकारों को आज हम 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट को। हाँ, बाइलिंगुअल हम पढ़ने वाले हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो अंकिता ढाका टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश की प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि मूल अधिकारों को हम 3 स्टेप में कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टेप तो वही कि हम लैंग्वेज जानेंगे, मूल अधिकार क्यों हैं, कहाँ दिए गए हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, इनको देना क्या ज़रूरी था, इनको लिखना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी बातें। फिर हम इनके जो है सीधे आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उन अनुच्छेदों के अंदर के जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये 3 स्टेप यानी आज की क्लास में मूल अधिकार आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट के लिए कोई किताब, कोई नोट्स, कोई किसी तरह का जो है मैटर उठाने की नीड नहीं है। आपको केवल टेस्ट लगाने हैं, मॉक लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपकी जो है वो और ज़्यादा रिफाइन होंगे मूल अधिकार। तो हम कंटेंट वाइज आज कंप्लीट कर लेंगे। तो
तो देखो, भाग 3 हमारे संविधान में भाग हैं। इन भाग में जो तीसरा भाग है, पार्ट 3 है, उस भाग 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है, मूल अधिकारों को दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें दिए गए हैं। यानी आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दिया गया है। कहाँ दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि भारत में सुपरमेसी किसकी है, सर्वोच्चता किसकी है? ना किसी पद की है, ना किसी पोस्ट की है। इसका मतलब भारत में सर्वोच्चता है, हमारे सुप्रीमेसी में है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है मूल अधिकारों को। कहाँ पे? भाग 3 में। तो भाग 3 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं। अब मूल अधिकारों के बारे में कुछ फैक्ट्स जानिए। जैसे हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी देता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है। फिर मूल अधिकार क्यों जरूरी हैं? क्यों हमारे संविधान में इनको लिखा गया है? तो देखो, मूल अधिकार जरूरी हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट एंश्योर करते हैं। किसे एंश्योर करते हैं? ये समानता को, इक्वलिटी को, गरिमा को, डिग्निटी को इंश्योर करते हैं, राष्ट्र हित को, नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करते हैं, और नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करते हैं। तो इसलिए हमारे मूल अधिकार जो हैं वो ज़रूरी हैं। और ये सवाल कितनी ही बार वनडे एग्ज़ाम में इसी तरह लैंग्वेज देकर पूछा गया है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक लगाएंगे, आप पाएंगे ये जो 5-10 लाइनें मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से कितनी बार सवाल पूछे गए हैं। और स्टूडेंट को लगता है मूल अधिकार तो मुझे याद थे, फिर मेरा ये सवाल गलत क्यों हुआ? क्योंकि मूल अधिकारों की जो एक्चुअल विशेषता वाली बात थी वो आपने मिस कर दी थी, छोड़ दी थी। तो इसे छोड़ना नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज आप जानेंगे, आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि हम बात करते हैं भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार हैं, फिर हम कहते हैं कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को भी, फॉरेनर्स को भी हमने दे रखे हैं। ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, आप में से कितने स्टूडेंट इस बात को जान पा रहे हैं कि कंपनी को भी मूल अधिकार मिलता है? जो काउंसिल होती है, जो कंपनियां होती हैं, इनको भी फंडामेंटल राइट मिलता है। और अगर आपको ये फैक्ट पता है तो बताओ कि कौन सा मूल अधिकार कंपनी के पास भी होता है। और अगर नहीं पता है तो ये अपने नॉलेज में जो पहले से आपने फंडामेंटल राइट पढ़ रखे थे उसमें ऐड कर लो, इसे अपने दिमाग में बैठा लो कि बिल्कुल कंपनी को भी मूल अधिकार मिलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो क्यों अधिकार जरूरी हैं ये हमने जाना। साथ ही साथ भारत ने, जब हम उपनिवेश थे और फिर हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, हमने लोकतंत्र को अपनाया। अब लोकतंत्र की उन्नति के लिए जरूरी है कि हमारे पास मूल अधिकार हों। कैसे लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, डेमोक्रेसी को कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इन फंडामेंटल राइट से? तो देखो, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, यानी हमें चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। अगर मूल अधिकार नहीं होंगे और हमसे वोट डालने का अधिकार कोई छीन रहा है तो हम किसके पास जाएंगे? इसका मतलब मूल अधिकार होने से हमें हमारे अधिकारों को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। उससे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को, आइडियल्स को स्थापित करने में भी और ज़्यादा सुदृढ़ करने में भी जो मूल अधिकार हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात करें कि जब किसी भी देश में नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, इसका मतलब तानाशाही पे रोक लगाई गई है, वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। कैसे? कि सरकार कोई ऐसा नियम कानून नहीं लेकर आ सकती जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, यानी जो नागरिकों के अधिकारों को छीन ले। इसका मतलब सरकार तानाशाही वाले काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे राज्य जो कठोर नियम बना सकता है वो नहीं बना सकता। इसके अलावा विधानमंडल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे राज्य के कठोर नियमों और विधानमंडल की मनमानी से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। किसके द्वारा? मूल अधिकारों, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। तो ना तो लेजिस्लेचर और ना ही हमारा जो राज्य, अभी हम जानेंगे आर्टिकल 12 में राज्य को ही परिभाषित किया है सबसे पहले।
तो हम राज्य किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राज्य कठोर नियम, तो क्या ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे राज्यों की बात हो रही है क्या? नहीं, हम जानेंगे राज्य किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है राज्य की। क्योंकि मूल अधिकारों को पढ़ते समय बार बार ये शब्द आता है स्टेट, राज्य। राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा निषेध किया गया है, राज्य को रोका गया है बार बार। तो आखिर ये राज्य क्या है? तो मूल अधिकार जहाँ से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 12 इस 12वें अनुच्छेद के अंदर ही सबसे पहले राज्य को ही परिभाषित कर दिया गया है। फिर बात करें कानून का शासन, ये इंश्योर करते हैं ना कि यहाँ पे कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, ना कि किसी व्यक्तियों का शासन हो, ना कि सरकार का शासन हो। तो व्यक्तियों की सरकार के स्थान पे कानून की सरकार, रूल ऑफ लॉ को भी इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं हमारे मूल अधिकार। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को मूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हर एक व्यक्ति हर आयाम में अपना विकास कर सके, वो और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। उसके लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं कि उसके पास फंडामेंटल राइट्स हों, मूल अधिकार हों। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो देखो, इन्हें मूल कहा गया क्योंकि एक तो संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसकी गारंटी ली है और इनको संरक्षित रखने की भी गारंटी ली है, इनको प्रोटेक्ट रखने की भी जो है गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने ली है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, चाहे व्यक्ति का भौतिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, इन सब के लिए ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि मूल अधिकार हों और इसीलिए इनको मूल अधिकार कहा ही गया है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। फिर बात करें और क्या विशेषताएं हैं, तो मूल अधिकारों की विशेषताओं में और फीचर्स में हम देखते हैं व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कुछ अधिकार तो मिलते हैं केवल भारतीय नागरिकों को, और इसीलिए सवाल पूछा जाता है वो कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को, जो फॉरेनर्स को भी प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त हैं? क्योंकि वो भी एक इंसान हैं, वो भी पर्सन हैं, वो भी मानव हैं इस नाते। तो मूल अधिकारों में कौन से वो फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और कौन से वो अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब यहाँ पे गौर करना, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं जान पा रही हूँ इस बात को कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता होगा हमें फंडामेंटल राइट याद है, लेकिन वो मिस करते हैं इतनी इम्पोर्टेंट बात को। क्या यहाँ पे प्रावधान है? कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, जो भारत का नागरिक होगा उसको प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सभी व्यक्तियों को, जो सबके लिए अवेलेबल हैं, ऑल पर्सन्स, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विदेशी हो, फॉरेनर हो। और साथ ही साथ ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट बात, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कानूनी संस्थाओं को, जो कंपनीज़ को, जो कॉरपोरेशंस को, परिषदों को, इनके लिए भी अवेलेबल हैं। अगर आप पूछना चाहें ऐसा एक अधिकार बताओ हमें, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, अभी जब हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कैसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन होने पर कंपनी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और इसके अलावा आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, कंपनी सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जा सकती है? आर्टिकल 32 के तहत। तो आपको एक एग्जाम्पल, उदाहरण, क्योंकि देखो पॉलिटी में बिना उदाहरण आपके माइंड में वो बात सेट हो नहीं सकती कि केवल ये कह दिया जाए कंपनी के पास भी मूल अधिकार है। आपको पता होना चाहिए कौन सा अधिकार है कंपनियों के पास, जिस अधिकार को एक्सरसाइज कर सकती हैं कंपनियां, जिसके लिए कंपनी भी न्यायालय में जा सकती है, जैसे व्यक्ति जा सकते हैं, जैसे भारतीय नागरिक जा सकते हैं। जो विदेशियों को अधिकार प्राप्त है, अगर उनका वायलेशन होता है, उनका हनन होता है, तो विदेशी भी जा सकते हैं कोर्ट में। तो यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकारों की व्यापकता कितनी ज़्यादा है। फिर बात करें, क्या मूल अधिकार लिमिटेड हैं या इनकी कोई लिमिट नहीं है? ये एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल कितना भी असीमित हैं ये? तो ये सीमित हैं या असीमित हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान देना, ये असीमित नहीं है, ये सीमित हैं। इनकी एक सीमा है, मूल अधिकारों की सीमा है, और इन पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो युक्त प्रतिबंध हैं, वो बिल्कुल लगाए जाते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इस अभिव्यक्ति की आज़ादी पे रोक भी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे
सीमित और वाद योग्य, ये महत्वपूर्ण है। अब ये असीमित नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है सवाल पूछे जाने के हिसाब से। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये निरपेक्ष नहीं है। ये मूल अधिकार जो हैं वो सीमित किए जा सकते हैं। राज्य जो है इन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, और अगर राज्य ने प्रतिबंध लगाया तो राज्य ने मनमानी करके तो कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा दिया, राज्य ने मूल अधिकारों को कम करने के लिए तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा दिया। इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा कि जो रेस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के द्वारा, वो सही है या नहीं? इसकी जांच करने का काम है न्यायालय का। इसीलिए न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, तो न्यायालय इसकी जांच करेगा, इसकी वैधता की, कि भाई ये जो राज्य ने प्रतिबंध लगाया है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा राज्य और निजी, ध्यान देना, क्या मूल अधिकार, लैंग्वेज पे गौर करना, क्योंकि पॉलिटी का मतलब ही है आपने शब्दों पे, लैंग्वेज पे कितनी कमांड बनाई है, और जितनी ज़्यादा कमांड आपने बनाई है उतनी ही संभावना बढ़ गई कि आप पॉलिटी से पूछे गए क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्या मूल अधिकार केवल राज्य के ही विरुद्ध मिले हैं, कि राज्य नागरिकों के साथ उनके अधिकारों को लेकर के किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। यानी क्या केवल राज्य के खिलाफ ही हैं क्या मूल अधिकार, या फिर निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं? तो ध्यान देना, मूल अधिकार राज्य के खिलाफ भी हैं, और ये मूल अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी संरक्षण देते हैं। कैसे? दोनों के विरुद्ध कैसे हैं कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, उदाहरण पता होना चाहिए आपको, तो अनुच्छेद 17 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 17 की, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने अस्पृश्यता का अंत कर दिया, यानी कोई छुआछूत नहीं कर सकता। छुआछूत का व्यवहार जो है वो दंडनीय अपराध भी बना दिया गया है। हम जानेंगे आर्टिकल 35 कैसे संसद के पास ये अधिकार है कि इन मूल अधिकारों के लिए अगर कोई नियम कानून बनाना है तो केवल संसद, ओनली पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे नियम कानून कौन बनाता है इन मूल अधिकारों के लिए? तो संसद बनाती है। आर्टिकल 35 को जानेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आर्टिकल 17 ऐसा अनुच्छेद है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत वाला व्यवहार किया तो वो भी दंडनीय अपराध है, उस व्यक्ति को जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण देते हैं मूल अधिकार। तो केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, निजी लोगों के खिलाफ भी संरक्षण देते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अधिकांश अधिकार तो ज़्यादातर तो क्या है कि राज्य कोई मनमानी ना करे, राज्य तानाशाही ना करे लोगों के साथ, इसलिए सुरक्षा देते हैं मूल अधिकार। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे छुआछूत का अंत, जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ जो हैं वो संरक्षण देते हैं मूल अधिकार। तो राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, क्योंकि इस लैंग्वेज पे आपने कमांड बना ली तो आर्टिकल तो आगे बिल्कुल आसान है। फिर बात करें कि मूल अधिकार अपनी प्रकृति में कैसे हैं, ये पॉजिटिव हैं या ये नेगेटिव हैं, ये सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। तो ध्यान देना, ये सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। सकारात्मक कैसे हैं, नकारात्मक कैसे हैं? तो देखो, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, कहीं ना कहीं स्टेट को बाउंड करते हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, यानी बाउंडेशन में लेकर आ रहे हैं स्टेट को। तो ये प्रकृति में कैसे हुए? नकारात्मक। लेकिन दूसरी तरफ जो नागरिकों को विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है तो ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, तो ये सकारात्मक भी है प्रकृति के अंदर कि भाई इस तरह मूल अधिकारों को दिया गया है, इस तरह महिलाओं को, बच्चों को, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए बात की गई है। इसका मतलब मूल अधिकार पॉजिटिव भी हैं, और क्योंकि राज्य को बार बार रोका जा रहा है कि राज्य तानाशाही ना कर ले जाए, राज्य को सीमित किया जा रहा है, तो नकारात्मक भी हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रकृति है इनकी। फिर बात करें, क्या मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पे, क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पे यहाँ पे न्यायालय जाया जा सकता है? क्या ये न्यायोचित हैं? बिल्कुल ये न्यायोचित हैं, बिल्कुल ये जस्टिसिएबल हैं, और उल्लंघन होने पर हम जा सकते हैं न्यायालय। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यानी अगर किसी भारतीय नागरिक के या जो अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, उसके लिए
अगर वायलेशन हुआ है, अगर उन अधिकारों को छीना है किसी ने, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पहले हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नहीं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। इसीलिए अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे गारंटी दी गई है ना कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे में व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो लैंग्वेज इसीलिए लिखवाइए कि अगर आपको भाषा में, लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश की जाए कि क्या मूल अधिकारों का हनन होने पे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन याचिका दी जा सकती है। बिल्कुल। फिर क्या मूल अधिकार अपनी स्थायी प्रकृति के हैं, यानी इनमें क्या कोई बदलाव नहीं हो सकता? क्या स्थायी प्रकृति का मतलब क्या है? कि इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो आप देखो कि आपके सामने भी कुछ मूल अधिकारों में चेंजेस किए गए हैं, यानी आपके जन्म के बाद, और कुछ ऐसे बड़े बदलाव जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मूल अधिकार से। यानी मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, और अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू मूल अधिकारों को कम भी किया जा सकता है, मूल अधिकारों को बढ़ाया भी जा सकता है। यानी ये अपनी प्रकृति में कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी है? नॉन परमानेंट, यानी अमेंडेबल है, और इनमें अमेंडमेंट, संशोधन किए गए हैं जो कि आपको पढ़ने भी होते हैं और याद भी करने होते हैं। जैसे 86वां संशोधन आपको वैसे भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप काम क्या कर रहे हैं? शिक्षा का, आप पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कहाँ? 86वें संशोधन, 86th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था ना। तो वो तो आपको नींद में भी उठा के पूछ लिया जाए ना, तब भी आप भूलने नहीं चाहिए हो। तो इसका मतलब 86th अमेंडमेंट यानी मूल अधिकारों को बढ़ाया गया है, बिल्कुल आपके सामने बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2010 से तो इसे लागू ही किया गया था। हाँ, 86th अमेंडमेंट कर दिया था 2002 में ही, लेकिन लागू 2010 से किया था। तो ये तो आपके सामने की बात है, यानी आपके जन्म के बाद की बात है। तो यहाँ पे अस्थायी प्रकृति कैसे हैं? अमेंडेबल हैं ये, इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो संसद इनमें संशोधन या कटौती कर सकती है, लेकिन केवल संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, केवल संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही चेंजेस कर सकती है। ऐसे नहीं कि एक सामान्य सा नियम कानून बना दिया और मूल अधिकारों को बदल दिया, ऐसा नहीं कर सकती। और यहाँ पे मामला क्या है कि केशवानंद भारती में वाले मामले में 1973 में एक बात क्लियरिटी से कह दी गई थी हमारी संसद को कि बिल्कुल संसद, पार्लियामेंट मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान है, इसका जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, मूल ढांचा नहीं हिलना चाहिए। ये संसद को ध्यान रखना है। फिर आपके लिए एक चैलेंज रहता है कि आखिर कौन सा मूल अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है और कौन सा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है जिसे कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो देखो आर्टिकल 20 और 21, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, चाहे जो स्थिति हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद हैं कि आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो फिर कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसे सस्पेंड किया जा सकता है? तो देखो, जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाओ, अब आपके लिए बिल्कुल आपको एक फैक्ट याद करना पड़ता है, और वो ये कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है वो किन आधारों पे, किस बेस पे लगाई जा सकती है? तो 3 आधारों की हम बार बार बात करते हैं, युद्ध, वॉर के समय, या फिर बाह्य आक्रमण के समय, और या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है जो तीसरी शर्त है, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। इन 3 ही आधारों पे हमारे देश में राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं राष्ट्रपति शासन को। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन नहीं, प्रेसिडेंट रूल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल को, नेशनल इमरजेंसी को। आधार क्या क्या हैं चाहे तो लिख भी लेना, क्योंकि फैक्ट के रूप में आपको जो है ये पढ़ना होता है कि या तो युद्ध, वॉर के समय हमारे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या फिर विदेशी आक्रमण के समय, और या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय। ये 3 ही आधार हो सकते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता हो।
इसके अलावा कोई और आधार नहीं। आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। अब यहां पे देखो, अगर आर्म्ड रिबेलियन, अगर सशस्त्र विद्रोह, अगर इस आधार पे अगर यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है, सशस्त्र विद्रोह इस तीसरे वाले आधार पे, तब तो आर्टिकल 19 में ये जो है ना प्रावधान, जो आर्टिकल 19 को हम पढ़ते हैं कि आगे 6 अधिकार इसमें हमें दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति आप कहाँ करेंगे, तो आप किसी सम्मेलन में करोगे तो सम्मेलन की आज़ादी है। सम्मेलन कब हो सकता है, जब कोई आपका संघ हो, तो संघ बनाने की आज़ादी है। आप सारे दिन तो संघ में रहोगे नहीं, इसका मतलब कहीं से कहीं तक आओगे जाओगे। तो इस पूरे भारत देश में, हमारी पूरी टेरिटरी में आपको आबाद संचरण यानी घूमने फिरने की आज़ादी है। घूमोगे फिरोगे कहाँ से कहाँ तक, तो आपको घर बनाने की, बसने की आज़ादी है। फिर जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्यापार करने की, व्यवसाय करने की आज़ादी है। तो ये जो 6 आज़ादी दी गई हैं अनुच्छेद 19 में, उन पे कोई प्रतिबंध, कोई सस्पेंड कब नहीं लगाया जाएगा, उनको कब रोका नहीं जाएगा उन अधिकारों को, जब इस आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो फिर आर्टिकल 19 के 6 अधिकारों को कब सस्पेंड किया जा सकता है, तो देखो इनको सस्पेंड किया जा सकता है युद्ध और विदेशी आक्रमण के समय। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, विदेशी आक्रमण के समय, तो फिर बिल्कुल इस आर्टिकल 19 के ये जो 6 अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको स्थगित किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी हमने 3 बातें पढ़ी हैं। सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़न आपको कभी नहीं रहेगा आज के बाद कि 20 और 21 चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे कोई स्थिति हो, 20-21 कभी सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कर दिया। फिर कहा आर्टिकल 19 के 6 अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, यानी अनुच्छेद 19 को सस्पेंड, निलंबित किया जा सकता है। देखो अबॉलिश नहीं किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। शब्द पे गौर करना, हटाया नहीं जा रहा है, केवल निलंबित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। यानी जैसे ही मामला, जैसी स्थिति सामान्य होगा, वापस मूल अधिकार आ जाएंगे अपने फिर से उसी तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल 19 के 6 अधिकार, 2 कंडीशन ऐसी हैं जब रोके जा सकते हैं। इन अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब या तो देश हमारा युद्ध में हो, वॉर हो, या फिर हम पे विदेशी आक्रमण हुआ हो, हम पे एक्सटर्नल, यहाँ पे एग्रेशन के समय पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, विदेशी आक्रमण के समय, बिल्कुल। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन, अगर सशस्त्र विद्रोह के समय का समय चल रहा है और राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो फिर 19 को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये 3 कंडीशन हमने जानी। अब हम अधिकारों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, कहाँ समता का अधिकार है, कहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखो सबसे पहले भाग 3, इसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सन 1215 में इंग्लैंड के राजा ने पहली बार लिखित में कुछ अधिकार दिए थे। तो इसीलिए ये संज्ञा तब से ऐसी इस तरह की आ गई कि जब भी अधिकारों को लिखित में दिया जाता है उसे मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा बिस्मार्क की संज्ञा। तो बिस्मार्क कौन था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो उसके बाद में जब भी विश्व में किसी भी देश में, किसी कंट्री में कोई एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उसे बिस्मार्क की संज्ञा दे देते हैं। जैसे भारत का बिस्मार्क, तो हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्यों, क्योंकि हमारे एकीकरण में इतनी महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए बिस्मार्क की संज्ञा दे दी। तो वैसे ही मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि पहली बार 1215 में इंग्लैंड के राजा ने इस तरह लिखित में, रिटन में राइट्स दिए थे, अधिकार दिए थे। तो इस वजह से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जिससे आपके कुछ कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब बिना अमेंडमेंट वाले कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, संशोधन से पहले, तो उसमें 7 मूल अधिकार थे।
वर्तमान समय में केवल 6 मूल अधिकार हैं। इससे एक कंसेप्ट या एक फैक्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि संशोधन करके ही तो एक कम किया ना, पहले 7 थे अब 6 हैं, यानी संसद बिल्कुल मूल अधिकारों को कम भी कर सकती है। लेकिन बस वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, मूल ढांचा, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अच्छा, कोर्ट से पूछा भी, जब 1973 में इस केशवानंद भारतीवाद में जो वर्डिक्ट आया, जो निर्णय सुनाया न्यायालय ने, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट से पूछा भी कि बताओ ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो मूल ढांचा है, इसमें क्या क्या प्रावधान आएंगे, वो बता भी तो दो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई समय समय पे बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो समय समय पे बताया, जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट जो है, वो बिल्कुल राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये हमारे संघीय इस बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे के तहत ही आता है। हमने जो संघीय व्यवस्था अपना रखी है, ये भी हमारे मूल ढांचे के तहत ही आता है। जिस तरह के केंद्र राज्यों के संबंध हैं, वो भी मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय समय पे बताएंगे। जैसे आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे होते हैं, वो डीपीएसपी की बात पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो भाग 3 ठीक है हमें आता है, भाग 4 का बताओ, ये प्रावधान बताओ। तो फिर टीचर आपसे क्या कहते हैं कि भाई समय समय पे बताएंगे, आज हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, अगली किसी क्लास में जब डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निदेशक तत्वों को डिस्कस करेंगे भाग 4 को, तब उसके प्रावधानों को, उसके प्रोविजंस को बता देंगे। तो ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय समय पे बताएंगे। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जिसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इनको याद कर भी रखा होगा और जिन्होंने नहीं कर रखा है, तो आज ही टिप्स पे हो जाएंगे। सिंपल सा आसान सा काम है कि भाई अब हमारे पास 6 अधिकार हैं। इन 6 अधिकारों में कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं, क्योंकि सवाल इसी तरह पूछा जाता है। आर्टिकल 17 किसके तहत आता है, तो आप कहेंगे राइट टू इक्वलिटी के तहत। इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि अधिकार हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद जो अधिकार था वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया 1978 के अंदर। फिर हमारा छठा अधिकार वर्तमान समय में, पहले तो ये था 7वां, लेकिन अब है छठा अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊपर ये जितने अधिकार दिए गए हैं ना आपको, इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई औचित्य ही नहीं रह जाता अगर ये अधिकार ना होता। ये अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर आपसे कोई ये अधिकार छीने तो आप किसके पास जाओगे जो उपचार कर दे, जो रेमेडी कर दे? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाँ आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके लिए? अपने संवैधानिक उपचारों के लिए, अधिकारों के, कि भाई हमारे अधिकार हमसे कोई छीन रहा है, हमारे अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो वो जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करने के लिए बैठा है। तो आर्टिकल 32 इम्पॉर्टेंट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है पेटिशन लेकर कि भी मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अब ये तो समझ आ गया कि सबसे पहले समानता है या समता कह लीजिए, उसके बाद इक्वलिटी के बाद फ्रीडम है, और फ्रीडम के बाद स्वतंत्रता के बाद कि कोई हमारा शोषण ना कर ले। तो किस चीज़ का अधिकार है हमें? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब इसके बाद में यहाँ आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अंत में इनके लिए जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। अब मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब भी हम समानता के अधिकार या समता के अधिकार को पढ़ते हैं तो बार बार, जैसे आर्टिकल 15 हमें पढ़ना है तो हम आर्टिकल 15 में कहते हैं हाँ भाई सब बराबर हैं, लेकिन फिर आर्टिकल 15 की क्लोज 3 में हम पढ़ते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष सुविधाएं, विशेष प्रावधान उनके लिए काम कर सकता है राज्य। तो ये तो आप कहोगे कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट बात हो गई कि एक तरफ समानता की बात हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं बच्चों को जो है अलग से उनके लिए प्रावधान करने की बात हो रही है। तो ये तो उनको विशेषाधिकार दिया जा रहा है, और समानता में कभी विशेषाधिकार नहीं आ सकता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं आ सकता इक्वलिटी में। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि देखो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी के तहत आपके पास अनुच्छेद जो याद करने हैं वो भी 5 हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ये 5 अनुच्छेद आते हैं राइट टू इक्वलिटी के तहत। और हमें हाथ से क्यों याद करना है? क्योंकि देखो आपको कोई भी अंगुली हमारे हाथ की बराबर नहीं दिखाई दे रही, इन सब में डिफरेंस है। इसका मतलब ऐसी ही समानता हमारे संविधान में दी गई है कि हाँ भाई सब बराबर हैं, लेकिन उस बराबरी को लाने के लिए कि समाज में, देश में सब बराबर आ जाएं, तो जो पिछड़े हुए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको बराबरी तक पहुंचाने के लिए उनके लिए बिल्कुल स्पेशल प्रोविज़न, विशेष प्रावधान, उनको प्रिविलेज दिया गया है। तो ये कहीं से कहीं तक समानता का जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं नजर आना चाहिए इसमें कि अधिकार समानता का है और इसमें विशेष अधिकारों की बात हो रही है। तो देखो राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16, 17 और 18, बिल्कुल ये 5 अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। फिर जैसे ही समानता मिल गई, अब हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता, आज़ादी। हम फ्री रहना चाहते हैं, FREE। बिल्कुल इसी तरह इन 4 लेटर्स की तरह ही 4 आर्टिकल आते हैं 19, 20, 21 और 22। किसके तहत? राइट टू फ्रीडम के तहत। इसके बाद आता है कि कोई हमें समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमारा शोषण ना कर ले, तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अच्छा, इन सब के बाद हमें चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता। तो कितने अनुच्छेद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के तहत? तो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आते हैं 4 अनुच्छेद। कैसे याद रहेंगे? तो देखो जब भी हम धर्म की बात आती है, हम 4 बड़े धर्मों की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। तो 4 बड़े धर्मों की बात होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उसी तरह 4 आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हमें धर्म की स्वतंत्रता। आपका जो मन करे वो धर्म आप मानो, उसके अनुसार कपड़े पहनो, उसके अनुसार हेयर कट लो, उसके अनुसार जो कुछ धारण करना है आपको करो, उसका प्रचार प्रसार करो, सारी आज़ादी है। तो कितने आर्टिकल हैं पहले ये अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, ताकि इन अनुच्छेदों में क्या है, क्योंकि वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, वो हमारा लास्ट स्टेप है, 3rd स्टेप है ना। तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता 4 आर्टिकल हैं। इसके बाद हमें दी गई है यहाँ पे संस्कृति और हमारे कल्चर और शिक्षा के लिए यहाँ पे हमें अधिकार है। तो अब बहुत बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि ठीक है, हम जब भी शिक्षा में जब भी एग्ज़ाम में आप सफल होते हो तो आप विक्ट्री का साइन बनाते हो, विक्ट्री शो करते हो, यानी विक्ट्री में 2 आपको उंगलियां दिखाई दे रही हैं, तो 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30। क्योंकि लगातार सीक्वेंस है तो आप भूलोगे नहीं कि राइट टू इक्वलिटी आप कहोगे हाथ जैसी खूबसूरती, तो तुरंत 14, 15, 16, 17, 18। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा कि 12 से काउंटिंग मत कर देना, क्योंकि 12 में तो राज्य को परिभाषित किया है, 13 में विधि के लिए बात बताई गई है, विधि क्या है, लॉ क्या है। फिर आर्टिकल 14 से हमारे अधिकार स्टार्ट होते हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18 अब चलने दो सीक्वेंस में। उसके बाद हम फ्री रहना चाहते हैं 19, 20, 21 और 22। उसके बाद हम बात करते हैं कोई हमारा शोषण ना कर ले, तो आर्टिकल 23 और 24। फिर हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, 4 बड़े रिलीजन, तो 25, 26, 27 और 28। उसके बाद बात आती है कि हम जब भी सफलता प्राप्त करते हैं, हम विक्ट्री शो करते हैं, तो हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में हैं। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि संस्कृति पहले है या शिक्षा पहले। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी बात होती है सभ्यता की, संस्कृति की, भाषा की, तो ये पहले आई थी, या आप जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो वो पहले आया था मामला।
तो आप कहोगे अरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो अभी कल की बात है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, लैंग्वेज ये तो बहुत पुरानी है। हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं जहाँ पे स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसका मतलब संस्कृति पहले है और शिक्षा बाद में है। आर्टिकल 29 संस्कृति की बात करता है, आर्टिकल 30 शिक्षा की बात करता है, आर्टिकल 31 कर दिया है अबॉलिश, हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार था हटा दिया है। आर्टिकल 32 बात करता है आप कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट कैसे 5 रिट जारी कर सकता है, जिनको आज की क्लास में ही हम कवर करेंगे। तो ये आर्टिकल आई थिंक आपको याद रह जाएंगे। हाँ, कभी कभी ट्रिक का सहारा लेने के लिए मैं जनरली अवॉइड करते हैं हम कि ट्रिकों का सहारा नहीं लेना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस माइंड में जनरेट करने के लिए कि कैसी इक्वलिटी है, तो हाथ की खूबसूरती जैसी इक्वलिटी है, तो ये आपको याद रह जाए, इसलिए एक सीक्वेंस मैंने जनरेट करवाने की कोशिश की है। अब हम बात करें संपत्ति का अधिकार, जिसे हम पढ़ चुके हैं कि 44वें संशोधन से और 1978 में हटा दिया। तो अब संपत्ति तो सब लोगों के पास है, तो अब ये कौन सा अधिकार है? अब ये वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया इसको। और भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300A या 300A या 300K में एक लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार बना करके इसको रख दिया संपत्ति के अधिकार को। अब आ जाओ सीधे आर्टिकल्स में, 12 से 35 तक हमें पढ़ना है। अब आसान है क्लास बिल्कुल, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में कहा कि बार बार पूरे मूल अधिकारों को पढ़ते समय राज्य शब्द आता है, तो सबसे पहले राज्य क्या है इसी को डिफाइन कर दो। तो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, ये क्या है? राज्य है। हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद भी क्या है? राज्य है। और संसद राज्य, इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट, संसद, यानी ये तीनों ही राज्य हैं। राज्यों में जो सरकारें हैं, और ये कौन से राज्यों की बात हो रही है? देखो एक शब्द, क्योंकि पॉलिटी में स्टेट वर्ड का मतलब देश से बात हो रही है, कंट्री से बात हो रही है, और राज्यों की बात करते हैं हम तो बिल्कुल बताना पड़ता है ना बार बार कि अब हम ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं, स्टेट्स की, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया में आप ज़्यादा जो हैं सहज होंगे तो यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इन सब राज्यों की बात हो रही है। तो इसका मतलब, और राज्यों में क्या है, हमारे सभी के राज्यों में क्या है, यहाँ पे विधानमंडल, लेजिस्लेचर है। तो बिल्कुल राज्यों की सरकारें भी, राज्य के विधानमंडल भी, ये सब किस में आते हैं? ये सब राज्य की परिभाषा में ही आते हैं। ये सब राज्य हैं और इनको रोका गया है कि आप मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो पंचायतें हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिका, इसके अलावा नगर निगम, ये सब भी राज्य हैं। और जितनी भी स्टैच्यूरी, जितने भी वैधानिक निकाय हैं, वो सब भी क्या हैं? राज्य हैं। तो ये सब मिलकर राज्य हैं। जितनी भी सरकार, चाहे वो राज्यों की हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्यों में विधानमंडल, लेजिस्लेचर हो, ये सब राज्य हैं। पंचायत भी राज्य है, यानी पंचायतों को भी रोका गया है कि पंचायतें भी मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे राज्य को परिभाषित कर दिया, और राज्य में हमने देखा क्या क्या आता है। अब आर्टिकल 13, क्योंकि ये भी अधिकारों में तो है, लेकिन अधिकार तो स्टार्ट हो रहे हैं आर्टिकल 14 से, तो 13 में क्या दिया है? 13 में आधार दिया है कि कहाँ पे न्यायालय तुरंत जो है हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। कब कर सकता है? यहाँ पे बताया गया है कि विधि क्या है। विधि को, लॉ को परिभाषित किया है कि मूल अधिकारों से असंगत या फंडामेंटल राइट को कम करने वाली कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। विधि यानी विधियों को भी जानेंगे, विधि का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे संविधान बनने से पहले अगर जो इस तरह के नियम, कानून, विधि थे जो मूल अधिकारों के विरुद्ध थे, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थे, तो ऐसे में वो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसके अलावा राज्य 12 में इसीलिए राज्य को बता दिया, राज्य ऐसा कोई नियम, कानून, विधि नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों, मूल अधिकारों को छीनती हो या फिर इनको कम करती हो। तो राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता, पंचायतें ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती, हमारी संसद ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकती, हमारे राज्य विधानमंडल, भारत सरकार, राज्यों की सरकारें, जितने भी वैधानिक निकाय हैं, कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। और अगर बनाएंगे तो आर्टिकल 13(1) के तहत ज़ीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 13(3) विधि शब्द की परिभाषा,
कि भी राज्य विधि तो नहीं बनाएगा ऐसी, लेकिन विधि का मतलब क्या है? तो कहा कोई भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, कोई भी नियम, कोई भी आदेश, कोई भी कानून, ये सब विधि हैं। यानी सरकार कल से कोई ऐसा नियम नहीं ला सकती कि भाई सरकार के खिलाफ जो व्लॉगिंग करेगा या जो लिखेगा या सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा उसे जो है हम जेल में डाल देंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो सरकार कोई ऐसा नियम कानून नहीं ला सकती कि आप सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन के तहत आपका मूल अधिकार है। और राज्य, भारत की सरकार यानी राज्य में आ गया, और राज्य कोई ऐसी विधि नियम कानून बना ही नहीं सकता जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, उनको कम करता हो। तो यहाँ पे नियम विनियम, रूढ़ि, प्रथाएं, जो कुछ भी है ना, ये सब विधि हैं, ये सब लॉ हैं, और राज्य कोई ऐसा लॉ बना नहीं सकता जो मूल अधिकारों को कम करे। अब संसद के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया। सवाल ये आया कि संसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन करती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368, 368 के तहत। तो क्या जो संशोधन करती है संसद, वो भी क्या एक विधि है क्या? वो भी नियम कानून ही माना जाएगा क्या? वो भी लॉ है क्या? तो फिर मामला उलझा यहाँ पे। 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, जिसमें कहा कि संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे 1971 में यहाँ पे संसद ने कर दिया 24वां संशोधन और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन करती है ना संसद, उसमें ये 13 वाली बातें नहीं आड़े आएंगी। यानी ये अनुच्छेद 13 के तहत ये विधि वाला मामला जो है ना, उस पर लागू नहीं होगा। किस पे? संसद पे। तो अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पे ये आर्टिकल 13 की बातें लागू नहीं होगी। यानी संसद अगर संशोधन करती है तो वो विधि के तहत नहीं आएगा। यानी संसद संशोधन कर सकती है, क्योंकि अगर संसद के द्वारा किए गए संशोधन, अमेंडमेंट, अगर विधि लॉ के तहत आ जाते तो फिर संसद कभी जो है वो अमेंडमेंट मूल अधिकारों में कर ही नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही संसद करती वैसे ही वो जीरो हो जाते, क्योंकि आर्टिकल 13 एक था कि तुरंत वो विधि, वो नियम कानून जीरो हो जाएगा अपने आप। जो भी मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उनको कम करता हो, तो संसद बाउंड हो जाती। तो यहाँ पे संसद खुद से ही एक अमेंडमेंट ले आई और आर्टिकल 13 का क्लोज 4 जुड़वा दिया और कहा कि ये अनुच्छेद 368 के तहत अगर संसद संशोधन करती है तो उस पर ये लागू नहीं होगा आर्टिकल 13। फिर बाद में केशवानंद भारती वाले मामले में थोड़ी स्पष्टता आई। थोड़ी क्या, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि बिल्कुल संसद संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फिर मिनर्वा मिल्स मामले में जाते जाते और क्लियरिटी आई कि किस तरह संशोधन जो है संसद कर सकती है। तो आर्टिकल 13(4) यहाँ पे सरकार क्यों ऐसा बिल लेकर आई, क्यों संशोधन किया, क्यों आर्टिकल 13(4) को लिखा गया, तो ये आपको आज पता चला होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 14। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे मूल अधिकार। सबसे पहले क्या ही बात हो सकती है? सबसे पहले यही बात हो सकती है कि सब बराबर हैं, नियम कानूनों के सामने सब बराबर हैं। बिल्कुल यही बात लिखी गई। यहाँ पे सबसे पहले बात लिखी गई इक्वलिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे बात लिखी गई विधि के समक्ष समानता। और ये हमने कहाँ से लिया है प्रावधान? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। यानी सबसे पहले बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, कि भाई अगर किसी से कोई अपराध हुआ है तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो किसी धर्म को मानने वाला हो, वो किसी जाति से आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या भारत का आम नागरिक हो, सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अरे ये तो थोड़ा सा नकारात्मक समझ आ रहा है कि भाई कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक बात है, लेकिन परिस्थितियां भी तो देखनी पड़ेंगी। अगर एक कोई गर्भवती महिला है, उससे अपराध हुआ और विदाउट इंटेंशन हुआ, तो वो परिस्थिति तो देखनी पड़ेगी ना उसे सजा देते समय। और इसी तरह अगर किसी ने, कोई माइनर है, कोई बच्चा है और जाने अनजाने में अपराध हो गया, तो क्या उसे वैसी सजा देंगे जो जानबूझकर किए गए अपराध के लिए हैं?
या किसी एडल्ट ने एक साजिश के तहत अपराध किया है? तो नहीं। फिर समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नकारात्मक अवधारणा है। यानी समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है, ये प्रावधान लाओ। तो क्योंकि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो क्योंकि आपको संविधान के प्रावधान ये भी तो पढ़ने पड़ते हैं, हमने कहाँ से क्या लिया है। देखो, जब भी मूल अधिकारों की बात आती है सबसे पहले आपको यूएसए ध्यान आता है, बिल्कुल अमेरिका। तो देखो, जो ये आर्टिकल 14 का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो सकारात्मक धारणा लिए, वो हमने यूएसए से लिया है। विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया है? यूएसए से, कि भाई समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जिनकी परिस्थितियां डिफरेंट हैं उनके साथ बिल्कुल अलग से व्यवहार किया जाएगा, विशेष व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई दिव्यांग है, कोई डिसेबल है, अगर कोई महिला है, अगर कोई छोटा बच्चा है, वो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग से व्यवहार जो है वो किया जाएगा। तो समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार, ये हुई सकारात्मक अवधारणा। कहाँ से लिया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। तो इसमें दोनों बातें हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन जिनकी परिस्थितियां ही अलग हैं उनके साथ बिल्कुल अलग व्यवहार किया जाएगा। अब बात आती है राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार में दूसरा आर्टिकल, 14वां, पहला आर्टिकल हुआ आर्टिकल 14, 15वां आर्टिकल, आर्टिकल 15, ये क्या कहता है? इसमें देखो, ये जो 5 आधार है ना, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है बहुत बार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और या जन्म स्थान, और नहीं है, या है धर्म, यहाँ पे मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे, इन 5 आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पे आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में लिखी गई है। क्योंकि देखो, जब बात आती है अनुच्छेद 16 की, तो वहाँ पे उद्भव और निवास स्थान, ये 2 बातें और ऐड हो जाती हैं। तो 15 और 16 में अगर उलझाने के लिए सवाल पूछा जाए तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 चीज़ें हैं और इनको आपको भूलना नहीं है कि 5 आधार 15 में हैं और इसी में उद्भव और निवास स्थान और जोड़ दो तो वो 7 आधार आर्टिकल 16 में दिए गए हैं। इन आधारों को नहीं भूलना है, बहुत बार इनसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 15(2) में कहा कि हाँ भी किसी, अब ये आर्टिकल 15 बताता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा था, हमारे अनुभव क्या थे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि इन्हीं 5 आधारों पे यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, किसी भी दुकान में, सार्वजनिक स्थान पे, कुएं, तालाब, इसके अलावा रेस्टोरेंट, भोजनालय और जो स्नान घाट हैं, इन पे जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा इस आधार पे कि तुम तो इस मूलवंश से हो, तुम तो इस धर्म से हो, तुम तो इस जाति से हो, तुम तो इस जेंडर से हो, या तुम्हारा जन्म स्थान ये है। इन आधारों पे रोका नहीं जाएगा किसी को, सबको जाने की परमिशन है। तो पब्लिक जो जगहें हैं, बिल्कुल उन पे जाने से किसी के प्रवेश को, किसी की एंट्री को रोका नहीं जाएगा। ये बताता है ना हमारा इतिहास क्या था, पहले कैसे धर्म, इसके अलावा मूलवंश, जाति, इसके अलावा लिंग और जन्म स्थान के आधार पे रोक दिया जाता था किसी को भी कि तुम तो इस धर्म के हो, तुम तो इस मूलवंश के हो, तुम तो इस जाति के हो, तुम इस जगह नहीं जा सकते, तुम इस स्नान घाट पे नहीं जा सकते, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 15(2) में क्लियर किया कि इन सारी जगहों पे जाने से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, उनकी एंट्री को रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 15(3) में तुरंत ही कहा, ये आपको लग सकता है ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब आप वो भाव पकड़ गए होंगे कि समानता तभी तो आ सकती है जब उस बराबरी पे सब लोगों को लाया जाए पहले, तो उस बराबरी तक लाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ऐसे में महिलाओं और बच्चों के लिए क्लियर कर दिया यहाँ पे आर्टिकल 15(3) में कि इस अनुच्छेद की ना कोई भी बात राज्य को रोकेगा नहीं, राज्य को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि अगर वो बच्चों और महिलाओं के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करे तो उसके लिए राज्य को कोई रोकेगा नहीं। ऐसा नहीं कहेगा कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर बात आई 15(4), इसको पहले अमेंडमेंट के द्वारा, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पहला संशोधन, उसके द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे राज्य को, यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
SC/ST की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई राज्य को, स्टेट को। फिर आता है 15 का क्लॉज 5। ये कब हुआ? ये बिल्कुल आपके जन्म के समय या उसके बाद ही हुआ है। तो देखो 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा इसको जोड़ा गया। क्या कहा? राज्य को ये अधिकार देता है कि SC/ST OBC के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं, देखो जब बात होती है अनुच्छेद 16 की तो सीधा गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की बात हो रही है कि पहले वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। फिर कहा नहीं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आदिवासी इलाके, पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे बिल्कुल सरकार वहाँ की नौकरी में वहीं के लोगों को जो है प्रायोरिटी दे सकती है, तो राज्य को कोई रोकेगा नहीं। फिर बिल्कुल आप जो EWS तक के आरक्षण को देखते हो 16(6) तक को, बिल्कुल वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 15 बात करता है किसी तरह का जो है, पहले हमने जाना कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर हमने कहा महिला बच्चों के लिए बिल्कुल विशेष प्रावधान। 15(4) में हमने कहा SC/ST के लिए भी काम करेगा राज्य, बिल्कुल करेगा। 15(5) में हमने कहा कि SC/ST OBC के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए इनकी एंट्री पे भी रिजर्वेशन, आरक्षण का प्रावधान। लेकिन स्टार लगाना इस बात पे कि यहाँ पे एक्सक्लूड किसे किया गया है, अपवाद स्वरूप छोड़ा किसे गया है। तो ये जो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाएगा इसमें। ये यहाँ पे बता दिया कि अल्पसंख्यकों के जो शिक्षण संस्थान हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी सब में, चाहे कोई प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन सब में आरक्षण का प्रावधान। किसके प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान? SC/ST OBC के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए। फिर बात आती है 15(6). ये तो आपको वैसे भी याद करना होता है कि 99 से लेकर 106 तक जितने अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको टिप्स पे रहने ही चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 103वां संशोधन क्लॉज 15(6) को जोड़ा 2019 के अंदर और कहा कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है ना, उनको भी शिक्षण संस्थाओं में, ध्यान देना सरकारी नौकरी आर्टिकल 16(6) है वो, ठीक है। जब बात हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री की, तो प्रवेश लेने की है ना, उसमें एंटर होने की, तब यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान EWS के लिए भी 10% का किया गया है शैक्षणिक संस्थानों में। फिर आर्टिकल 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सब बराबर हैं। तो पहला तो उतना ही आसान है, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में, अब यहाँ पे आधार देखना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ये तो समान ही चल रहे हैं, और जन्म स्थान भी। लेकिन दो अलग क्या दिख रहे हैं? उद्भव और निवास स्थान। इसके आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बाद में निवास स्थान के आधार पे बिल्कुल विशेष प्रावधान है। तो यहाँ पे देखो, पहले कहा इन आधारों पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) देखो, 15(3) में कहा महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, 16(3) में कहा कि निवास संबंधी शर्त संसद लगा सकती है, बिल्कुल ये यहाँ पे जो है एक कंडीशन अप्लाई कर सकती है पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऐसा आदिवासी क्षेत्र है कि अगर वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के हर कोई अप्लाई कर सकता है, तो उस जगह वालों को तो नौकरी में नंबर कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए निवास स्थान के आधार पे बिल्कुल विशेष प्रावधान या शर्त जो है वो संसद लगा सकती है कि ये नौकरियां इसी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए ही हैं, रिजर्व हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकती है। 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 16(4)A इसे जोड़ा 77वें संशोधन से। SC/ST को ना उनके प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, पदोन्नति में भी आरक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 16(4)B इसका मतलब समझ लो कि मतलब क्या है बैकलॉग का, क्योंकि 81वें संशोधन से जोड़ा और यहाँ स्पष्ट कर दिया कि अगर बैकलॉग रूल्स रिगार्डिंग बैकलॉग वैकेंसीज, बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में नियम है कि बैकलॉग रिक्तियां वैकेंसी जुड़कर अगर आरक्षण की सीमा 50 लिमिट क्रॉस होती है, तो इससे कोई वायलेशन, कोई जो है उल्लंघन नहीं हुआ है किसी भी नियम कानून का। कैसे? मान लो किसी साल 20 टोटल जो वैकेंसी आई थी, टोटल वैकेंसी मान लेते हैं X थी, इस X में से 20 वैकेंसी थी SC के लिए मान लेते हैं, या फिर 20 वैकेंसी थी ST के लिए, मान लो भले ST के लिए थी। अब उस साल क्योंकि ST की जो रिजर्वेशन वाली सीट है उस पर तो केवल ST का ही जा सकता है ना। मान लो उस साल
10 ही स्टूडेंट जो थे वो एसटी वाले इसमें क्लियर हुए, बाकी 10 सीटें खाली रह गई एसटी की। अगले साल फिर वैकेंसी आई और इसमें जो 20 सीटें वापस आई एसटी के लिए, उसमें ये पिछले साल वाली अगर 10 सीटें बैकलॉग वाली जुड़ेंगी बिल्कुल, क्योंकि वो तो पिछले साल की सीट थी, खाली रह गई थी, वापस जुड़कर अब अगर रिजर्वेशन आरक्षण 50% की सीमा क्रॉस भी कर जाए ना, तो कोई वायलेशन नहीं हुआ है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि पहले से नियम क्या है भाई, 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 नौकरी निकली और इसमें से 50 से ज़्यादा 60 नौकरी रिजर्व हो गई है ना, उन पे आरक्षण दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिमिट है 50% की, लेकिन 100 वैकेंसी आई और इनमें से अगर 60 वैकेंसी अब भर रहे हैं, बैकलॉग की वजह से यहाँ पे 60 मामला गया है, तो बिल्कुल इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये है आर्टिकल 16(4)B, जिसे पूछा बहुत बार जाता है। 16(5) में कहा कि भाई बाकी तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि जैसे कोई मंदिर है और मंदिर वालों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पुजारी वही हो सकता है जो हिंदू धर्म का हो, जो इन वेदों को जानता हो, जिसे ये सारी यज्ञ प्रक्रियाएं सब आती हों। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं, या वो मंदिर डिसाइड कर रहा है? वो मंदिर डिसाइड कर रहा है। इसी तरह अगर कोई चर्च है और चर्च वालों ने कहा भाई हम तो किसी क्रिश्चियन को ही पादरी बनाएंगे हमारे यहाँ पे, तो क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है? क्या ये सरकारी नौकरियों के नियोजन में किसी तरह की कोई बाधा है? तो नहीं। क्लियरिटी ला दी 16(5) में कि अगर कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है और उसके कार्यकलापों से संबंधित कोई पद है, कोई पुजारी का पद है, कोई पादरी का पद है, तो इसमें वो ये कंडीशन लागू कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इसी धर्म का व्यक्ति पादरी बनेगा, इसी धर्म का व्यक्ति हम तो पुजारी बनाएंगे। बिल्कुल ये विशिष्ट धर्म या संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। उसमें किसी तरह का कोई वायलेशन, उल्लंघन नहीं है समानता के अधिकार का। फिर 16(6) ये आपके सामने अभी हमने बात की थी कि 15(6) में जोड़ा गया शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन, और यहाँ पे कहा सरकारी नौकरियों में EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण। अब 17 और 18 सिंपल से हैं। 17 बात करता है अस्पृश्यताकांत, कोई छुआछूत नहीं कर सकता। 18 कहता है ये जो राजा महाराजा, मोनार्की, राजतंत्र में जो उपाधियां लेते थे, इसके बाद हम देखते हैं सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये जो टाइटल्स थे ना, ये उपाधियां कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को शो करती हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये उपाधियां समाज में भेदभाव को कहीं ना कहीं और बढ़ावा ही देती हैं, कम नहीं करती हैं। तो इसलिए क्या कहा, उपाधियों का अंत करो। लेकिन अपवाद ध्यान रखना है, एक सेना और एक एजुकेशन, विद्या, इसके अंदर बिल्कुल सम्मान दिए जा सकते हैं, आपकी मेहनत को एप्रिशिएट किया जा सकता है, और इसीलिए दोनों जगह जो है सम्मान दिए जाते हैं। अब आपको लग सकता है अगर उपाधियां, इन टाइटल्स को एबॉलिश ही कर दिया, उपाधियों का अगर अंत ही कर दिया, तो ये भारत रत्न, इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये क्यों दिए जाते हैं? तो ध्यान देना, हम क्या पढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसके आगे क्या लगा है, सम्मान, कोई टाइटल नहीं है, उपाधि नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो क्या सचिन तेंदुलकर अपने ऑफिशियल नेम में ऐसे लिखेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? कभी नहीं लिख सकते। ये जो सम्मान है ना, इनको इस तरह से ऑफिशियल अपने डॉक्यूमेंट्स में या आपका जो आधिकारिक नाम है उसके अंदर ऐसे जोड़ नहीं सकते। तो ये क्या है, नागरिक सम्मान है। तो बिल्कुल सम्मान दिया जा सकता है, उपाधियों का अंत हमने कर दिया। तो ये क्या है, आर्टिकल 18। तो 17 अस्पृश्यता का अंत है, 18 में हमने बात की उपाधियों का अंत। अब आ जाओ 19 पे। 19 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 19 में ये जो 6 अधिकार, देखो ABCDE, F चला गया है ना, F अभी है नहीं, या च। वैसे इंग्लिश में याद रखोगे आसान रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, 19 1 G। ये जो 6 अधिकार है ना, इन 6 अधिकारों को युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय तब तो इनको जो है स्थगित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है,
तो फिर इनको 19 के 6 अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, स्थगित नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये फैक्ट हमने पढ़ा था। तो देखो ये अधिकारों की हमने वैसे बात कर ही ली थी। 19(1)(a) से शुरू हो जाओ कि सबसे पहले बोलने की आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कहाँ बोलोगे आप? किसी सम्मेलन में, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस की, सम्मेलन की, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन की। ऐसा नहीं कि आप गन ले गए और आप सम्मेलन कर रहे हो, नहीं, शांतिपूर्ण सम्मेलन, हथियारों के बिना। सम्मेलन आप कब कर सकते हो? जब कोई संघ होगा, कोई यूनियन होगा, तभी तो सम्मेलन होगा उसका। तो संघ बनाने की आज़ादी है। क्या पूरे दिन संघ में ही रहेगा एक व्यक्ति? नहीं, वो कहीं से कहीं तक आएगा जाएगा, तो उसे आने जाने की आज़ादी है। और वो कहाँ से कहाँ आएगा जाएगा? संघ तो है ही उसके पास, उसका सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें वो बोल भी रहा है, वो आ जा भी रहा है, तो कहाँ से आएगा जाएगा? खुद के घर से। तो घर से आने जाने की यानी निवास करने की, बस जाने की आज़ादी है। और फिर ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया। और फिर हम देखते हैं कि इन सब कार्यों के लिए धन चाहिए, तो व्यापार और कारोबार करने की आज़ादी है। फिर इन पे युक्त प्रतिबंध भी हैं, बिल्कुल 19(2) के तहत। भाई आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे हमारे देश की सुरक्षा ही खतरे में है, तो बिल्कुल आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे रोक लगाई जा सकती है। आप हथियारों को ले करके पहुंच गए हो किसी सम्मेलन में, तो नहीं करने दिया जा सकता। शांतिपूर्ण सम्मेलन को ही करने दिया जा सकता है, यानी सम्मेलन पे भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे 19(4) में संघ बनाने की आज़ादी पे रोक लगाई जा सकती है। 19(5) में यहाँ पे जो आबाद संचरण और बस जाने की आज़ादी है, इस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और 19(6) के तहत आप सोचो कि मैं तो ड्रग्स का व्यापार करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा व्यापार नहीं करने दिया जा सकता, यानी व्यापार करने की आज़ादी है। 19(1)(g) के तहत है, लेकिन 19(6) के तहत इस पे युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ठीक यही बात यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद आप कॉन्फ्रेंस यानी किसी सम्मेलन में बोलने की आज़ादी है, तो सम्मेलन कर सकते हो आप, शांतिपूर्ण सम्मेलन है ना, पीसफुली याद रखना है। फिर आपको क्या है? यूनियन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इनका बिल्कुल अधिकार है बनाने का। पूरे इंडिया में, पूरे भारत की टेरिटरी में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हो। आप जो है रेजिडेंट हो सकते हो भारत के राज्य क्षेत्र में, आपको निवास करने, बसने, घर बनाने का अधिकार है। इसे ओमिटेड कर दिया है 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटा दिया है। 19(1)(g) में बात की गई है कि आप अपना ऑक्यूपेशन, आप ट्रेड कर सकते हो, आप अपना व्यवसाय, व्यापार सब अपना सकते हो, ये भी आज़ादी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आर्टिकल 20, 19, 20, 21 और 22 ये चारों किसके तहत आते हैं? ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं। तो पहले स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसके अलावा सम्मेलन की, संघ बनाने की, आबाद संचरण की, बस जाने की और फिर व्यापार की, ये सब आज़ादियाँ दे दी। फिर युक्त प्रतिबंध भी लगा दिए। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 20 क्या बात करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई आपको पूर्व व्यापी दंड नहीं दे सकता, एक्स पोस्ट फैक्टो लो। इसका मतलब क्या है कि आज आपने कोई काम किया और आज वो काम वैधानिक है, लीगल है, वो जो है इलीगल नहीं है, आज वो जो है गैर कानूनी नहीं है, आज लीगल है। उसके लिए आपको बाद में अगर वो गैर कानूनी हो जाए, उसके लिए सज़ा का प्रावधान हो, तो बाद में सज़ा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब जिस समय जो कानून है उसी के तहत अगर वो वैधानिक है, लीगल है मामला, तो ठीक है। इलीगल है, अगर अवैधानिक है, तो क्या सज़ा है उसके लिए? वो उस समय कानून जो बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई काम आपने पहले किया था उसके लिए बाद में सज़ा दी जाए, या फिर आपको सज़ा देते समय कोई नया नियम कानून बना दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, एविडेंस देने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह की क्या है? आज़ादी। ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार है हमारी। आर्टिकल 21 जो बहुत व्यापक हो चुका है, आप श्वास लेने का अधिकार, स्वच्छ हवा में आप श्वास लें इसका अधिकार,
पर्यावरण से रिलेटेड, इसके अलावा विदेश जाने का अधिकार, आपको नींद लेने का अधिकार, ये सारे अधिकार 21। अच्छा, मन चाहे व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, सब आर्टिकल 21 में आते हैं, क्योंकि समय समय पे इसकी इतनी व्याख्या हुई कि आर्टिकल 21 बढ़ते बढ़ते बहुत व्यापक हो गया है। आर्टिकल 21 है कितना छोटा सा। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति का जीवन गरिमा में होना चाहिए, लाइफ विद डिग्निटी। कब हो सकता है? जब उसके पास प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 21 इतना ही है कि भाई कोई आपसे आपके प्राणों को यूं ही नहीं छीन सकता है, कोई आपसे आपके जीवन को छीन नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित उसे किया ही नहीं जा सकता। ये अभी हमने 86th अमेंडमेंट की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 21A को जोड़ा कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। गिरफ्तारी से संरक्षण, कैसा संरक्षण है भाई? आपको अरेस्ट करने से किस तरह आपको बचाया जा रहा है? तो देखो 22 एक बात करता है, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और इसके अलावा वकील करने का भी अधिकार है। फिर बात करें 22(2), सबसे नियर बाई में जो भी मजिस्ट्रेट है तो आने जाने के समय को हटाकर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। इसके अलावा 22(3) क्या कहता है? उपरोक्त दोनों अधिकार किसको नहीं मिलते? और सवाल बहुत पूछा जाता है कि भाई गिरफ्तारी का कारण बताना है, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है उसका रीज़न बताना है, और अपना मनचाहा वकील करने का अधिकार है। ये तो 22(1) हुई। 22(2) में बात कही कि यहाँ पे 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना है। अगर अरेस्ट कर भी लिया है पुलिस ने तो पुलिस को चाहिए कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए। लेकिन 22(3) में कहा कि ये नहीं मिलेगा, ये अधिकार 22(1) और 22(2) किसको नहीं मिलेगा? शत्रु अन्य देशीय, यानी वो नागरिक, वो व्यक्ति जो ऐसे देश का सिटीजन है जिससे भारत का युद्ध चल रहा है, तो फिर उसे हम 22(1) और 22(2) नहीं देंगे। इसके अलावा किसे नहीं देंगे? निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, तो भी हम उसे 22(1) और 22(2) नहीं देंगे। ना तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, ना ही उसे वकील करने का अधिकार है, ना उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। क्या होता है ये प्रिवेंटिव डिटेक्शन, या फिर कहें डिटेंशन, या फिर कहें निवारक निरोध, किसे कहते हैं? तो देखो आपने बहुत बार पाया होगा कि इंटेल के आधार पे कोई खुफिया जानकारी मिली है कि फला जगह पे एक व्यक्ति है और वो शायद बम ब्लास्ट कर सकता है, यानी अपराध उसने अभी तक किया नहीं है लेकिन अपराध किए जाने की संभावना है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, और कोई इंटेल मिली है, तो उसे इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे जो है, जो आप पढ़ते हो ना टाडा पोटा, तो उसी के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसे 22(1) और 22(2) नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे 22(3) में क्लियर कर दिया कि किन दो लोगों को ये नहीं मिलेगा, जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, अगर उस देश का कोई नागरिक है, या फिर जिसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 22(1) और 22(2) नहीं मिलेंगे। अब आर्टिकल 23 और 24 दोनों किस में आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई समानता मिली, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, अब हमारा कोई शोषण ना कर ले, तो शोषण में 23 और 24 दो अधिकार हैं। पहला अधिकार मानव तस्करी, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था? दास प्रथा, इसके अलावा महिलाओं को, बच्चों को, जो बाकी लोग हैं उनको किस तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो कहा अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, मानव तस्करी नहीं की जा सकती। और क्या कहा? जबरदस्ती, फोर्स तरीके से आपसे लेबर, मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। बेगार प्रथा, बिना पैसे दिए ही, बिना मजदूरी दिए आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। कहाँ पे रोक लगा दी? आर्टिकल 23 के तहत मानव तस्करी, बलात् श्रम निषेध है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। फिर बात करी आर्टिकल 24 में कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, इनसे आप ये जो पटाखा फैक्ट्री है या फिर ये जो टबैको इंडस्ट्री में, बीड़ी बनाने में, इस तरह के जो हैजार्डस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो काम है ना, उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कौन सी एज के बच्चे? बाल श्रम निषेध है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में झोंक नहीं सकते, और अगर कहीं कर रहा हो तो
तुरंत शिकायत की जा सकती है। तो 14 ईयर ध्यान रखना है। तो 23 और 24 कोई शोषण ना कर ले, कोई आज़ादी से जो है छीन ना ले आज़ादी। तो समता, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे ही शोषण से मुक्ति मिली वैसे ही हमने कहा भाई आ गया हमारा धर्म, और धर्म में 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28। आपका जो मन करे वो धर्म अपनाओ। कहाँ कहाँ? आर्टिकल 25 में उस तरह के कपड़े पहनो, वैसा हेयर कट करवाओ, उस तरह से आचरण करो, आपको माला पहनना है, आपको हाथों में कुछ पहनना है, आपको टैटू बनवाना है। और इसी के तहत आप देखो कि आचरण करने में जो सिख हैं वो कैसे कृपाण धारण करते हैं, वो कैसे पगड़ी पहनते हैं। तो क्योंकि हमारे आर्टिकल 25 के तहत सबको आज़ादी दी गई है, तो यहाँ पे अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, उसके आचरण उस तरह से करने की आज़ादी है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की भी आज़ादी है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि भाई ये जो राज्य है ना, ये जो सरकार है जो हमसे टैक्स वसूलती है कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें टैक्स तो देना पड़ता है, कर तो देना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे सरकार किसी धर्म को, किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए हम पे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, कर नहीं लगा सकती। ये बात आर्टिकल 27 में लिख दी गई है कि सरकार किसी एक कर की वृद्धि, यानी एक धर्म की बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, यानी धार्मिक करों से संरक्षण है। फिर आप कहोगे कि कभी कभी हम किसी मंदिर या कोई ट्रस्ट का मंदिर होता है उसमें जाते हैं तो वहाँ फीस वसूली जाती है। बिल्कुल, वहाँ पे फीस वसूली जा सकती है, वो भी किससे? जो उस जगह जाएगा उससे, ताकि उस जगह के रख रखाव के लिए जो खर्च होगा तो फीस वसूली जा सकती है। गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। कर में और फीस शुल्क में अंतर होता है ना, तो बिल्कुल टैक्स नहीं वसूल कर सकती गवर्नमेंट। आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं में, यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन रहता होगा, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किस में नहीं दी जा सकती। तो देखो आज क्लियरिटी आ जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो देखो आर्टिकल 28(1) शिक्षा संस्थान जो पूरी तरह से सरकार के ही पैसे पे चलते हैं, तो राज्य हमारा कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का सम्मान। तो यानी यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल क्लियर है 28(1) में कोई धार्मिक शिक्षा उन शिक्षण संस्थानों में, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दी जा सकती जो पूरी तरह से कंप्लीटली राज्य के ही पैसों से चलते हैं, सरकार ही जिनको चलाती है, उन पे नहीं। 28(2) में कहा वो शिक्षा संस्थान जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका प्रशासन सरकार के पास है, लेकिन जैसे मान लो किसी समय में सिखों के किसी ट्रस्ट ने या गुरुद्वारा किसी ट्रस्ट ने एक स्कूल बना दिया बच्चों के लिए, और उसका प्रशासन आज किसी नियम कानून के तहत सरकार ने अपने पास ले लिया कि भाई आपने बनाया था लेकिन इसे हम चलाएंगे, इसका संचालन हम करेंगे, तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। अगर वो कहें कि गुरु ग्रंथ साहिब हम पढ़ाते हैं हमारे इस स्कूल में या इस कॉलेज में, तो बिल्कुल उसे जो है किया जा सकता है, यानी वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी शैक्षणिक संस्थान को किसी धार्मिक ट्रस्ट ने या किसी न्यास के तहत स्थापित किया गया है, लेकिन आज उसका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास है, वहाँ बिल्कुल धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसे 28(1) की रोक यहाँ लागू नहीं होगी। 28(3) में क्या कहा कि वो शिक्षा संस्थान जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या फिर जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे के पेरेंट्स की परमिशन के साथ दी जा सकती है, और बच्चे की भी परमिशन लेनी पड़ती है कि वो चाहे तो उसमें उपस्थित हो सकता है, वो चाहे तो मना कर सकता है। तो छात्र का कंसेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेंट। तो देखो अगर केवल सरकार के पैसे पे सारा मामला चल रहा है, बिल्डिंग खुद सरकार ने बनाई है, संचालन सरकार कर रही है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। अगर किसी ट्रस्ट ने, किसी चाहे वो संस्कृत विद्यालय है जिसको किसी समय में किसी ने बनवाया था, और आज उसमें अगर किसी तरह का कोई ग्रंथ, भागवत गीता पढ़ाई जा रही है, या गुरुद्वारा कमेटी ने मिलकर एक स्कूल बना दिया, आज उसका संचालन सरकार कर रही है, बिल्कुल वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा,
वो शिक्षा संस्थान जो सरकार से जिन्होंने मान्यता प्राप्त की है या फिर सरकार उन्हें वित्तीय सहायता भी देती है, पूरी तरह से सरकार नहीं चला रही है लेकिन वित्तीय सहायता देती है, मान्यता दे रखी है, बिल्कुल वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन वहाँ उस पढ़ने वाले स्टूडेंट का कंसेंट, उसके पेरेंट्स का कंसेंट इम्पोर्टेंट है, उस बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते। अब आ गया है मामला विक्ट्री का। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार छोटे से आर्टिकल हैं। अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनको अपने हितों का संरक्षण, वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है उनको। तो आर्टिकल 29 बहुत सिंपल सा है, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 30 की बात करें, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है और संचालित करने का भी अधिकार है। उनको एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आर्टिकल 31 है नहीं, वो एबॉलिश कर दिया है, ओमिटेड है, तो अब इम्पॉर्टेंट है 32। और 32 में ये जो यहाँ पे उपचार है ना, इस उपचार में ही महत्वपूर्ण है 5 रिट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो हमारे जो अधिकार हैं, इनके उपचारों की जो बात है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 5 इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिट जारी करता है वो है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल सा मतलब है कि अगर पुलिस ने या किसी व्यक्ति ने किसी को कैद कर रखा है तो तुरंत हैबियस कार्पस रिट जारी करता है, रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि शरीर विद बॉडी उस आदमी को हमारे सामने लेकर आओ जिसको आपने कैद कर रखा है। तो ये है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर है मैंडेमस, परमादेश। परमादेश क्या है? जैसे आप घरों में होते हो तो आप कहते हो मम्मी के आदेश को कोई टाल नहीं सकता, वो परम आदेश होता है हमारे लिए। ठीक वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकारी को कहता है कि भाई तुम अपना काम ठीक से कर लो, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि ठीक तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, तो ऐसे में क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? उस अधिकारी को परम आदेश दिया है, मैंडेमस दिया है। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि ये रिट हाई कोर्ट के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन हम आर्टिकल 32 को पढ़ रहे हैं जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट की रिट की बात हो रही है। ठीक इसी तरह की रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालयों को भी पढ़ते हैं, लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट। और इसमें आर्टिकल 32 के तहत रिट कौन जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करता है। तो यहाँ पे रिट एक और क्या है? प्रतिषेध, यानी जब न्यायालय रोकता है, अपने से नीचे की अदालत को ये कहता है कि भाई तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में, तुम्हारे न्यायिक क्षेत्राधिकार में ये मामला नहीं आ रहा, तो तुम इस पे कैसे सुनवाई कर रहे हो? तो क्या कर रहा है? प्रतिषेध, प्रोहिबिटेड, रोक रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, कि भाई तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में ये मामला नहीं आ रहा, तुम्हारे क्षेत्राधिकार का ही मामला नहीं है, तो रोकना। जब ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को रोकती है किसी मामले की सुनवाई से। और उत्प्रेषण, मान लो, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है, ससरियोरी, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन है इसका, उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है कि मान लो नीचे की अदालत ने कोई फैसला ही दे दिया है, अब ऊपर की अदालत ने कहा ये जो फैसला तुमने दिया है इसके सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट, वो सब एविडेंस हमारे पास भेजो, हम इसकी जांच करेंगे। तो इसे कहते हैं उत्प्रेषण। और यानी रिट जारी की कौन से वाली? सरियोरी, ये इसे सशरियोरी, इस तरह का कोई प्रोनाउंसिएशन है इसका, बहुत डिफरेंट है एकदम। फिर है को वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है अगर कोई अधिकारी किसी पोस्ट पे बैठा है तो कोर्ट रिट जारी करता है, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, और न्यायालय पूछता है कि हाँ भाई तुम इस पोस्ट पे, इस पद पे किस अधिकार से बैठे हो, बताओ हमें। तो तब जो रिट जारी होती है वो को वारंटो, कि किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो, तो अधिकार परीक्षा, ये रिट जारी होती है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो सबसे ज़्यादा, 5 रिटों में भी सबसे ज़्यादा जो इश्यू होती है वो है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आ जाओ, मूल अधिकार तो खत्म हो गए, आर्टिकल 14 से स्टार्ट हुए थे, 32 पे खत्म हो गए। अब आखिर 33, 34, 35 में क्या दिया है? क्योंकि 12, 13 में तो राज्य की परिभाषा, फिर विधि की बात हमने की 13 में। अब 33, 34, 35 में क्या है कि आर्टिकल 33 कहता है कि भाई ये मूल अधिकार सबको दे तो दिए,
लेकिन आप सोचो कि अगर कोई सेना का आदमी, कोई पुलिस वाला या हमारे जो एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारी रो है, अगर इसमें काम करने वाले कर्मचारी कहें कि हमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उन्होंने कोई भी ऐसी जो बात जो बहुत सीक्रेसी के साथ रखनी थी वो सीक्रेट था लेकिन उसे रिवील कर दिया, ये कहकर कि हमें भी राइट टू एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब संसद के पास ये अधिकार है कि कुछ जो विभाग हैं, हमारे जो सशस्त्र बल हैं, हमारी खुफिया एजेंसी हैं, इनमें काम करने वालों के मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित कर सकती है। केवल कौन कर सकती है? हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद, क्योंकि जरूरी है ना, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, नेशनल सिक्योरिटी का है, तो 33 में किन का मूल अधिकार कम किया जा सकता है, ये बात लिखी है। आर्टिकल 34 में कहा कि भाई ये जो मार्शल लॉ है ना, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा तो वहाँ पे मूल अधिकारों का जो है वो प्रतिबंध किया जा सकता है, मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है और वहाँ सेना के नियम कानून लागू होते हैं। तो बिल्कुल जहाँ मार्शल लॉ लगता है किसी क्षेत्र में तो तब पर अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, उस समय वहाँ सेना के नियम कानून चलते हैं। अब बात करें आर्टिकल 35 की, अंतिम हमारा अनुच्छेद है आज की क्लास का। भाग 3 के जो प्रावधान हमने पढ़े, समता का अधिकार है, उसमें हमने कहा अस्पृश्यता का अंत। तो क्या केवल अनुच्छेद में लिख देने से सारे लोग मान जाएंगे तुरंत कि भाई छुआछूत जो है वो एक अपराध है, तुरंत मान जाएंगे कि अबोलिशन कर दिया हमने तो छुआछूत का? नहीं मानेंगे। इसका मतलब नियम कानून बनाना पड़ेगा कि अगर किसी ने छुआछूत का व्यवहार किया तो उस पे जो है दंडनीय अपराध, ये क्राइम माना जाएगा और उसे सजा का प्रावधान है, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये नियम कानून कौन बनाएगा? मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए जो नियम कानून बनाने हैं, जो लॉज बनाने हैं, वो बनाने का काम केवल हमारी संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है ये अधिकार। तो ये बात क्लियर कर दी है। और यहाँ पे शब्द क्या है? ओनली पार्लियामेंट, केवल हमारी संसद। तो क्योंकि पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, इनमें जहाँ कहीं एकमात्र, केवल या पूरी तरह इस तरह के शब्द आते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा जो है सेंटेंस को या क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना होता है कि क्या केवल शब्द लिखा है ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल पूरे देश में एक समानता रहने के लिए, वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, यूसीसी की तरफ, तो ये तो महत्वपूर्ण था कि भाई मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई नियम कानून बनाने हैं, जो कि बनाने ही पड़ते हैं, तो ऐसे में कौन बना सकता है? संसद, पार्लियामेंट। तो ये थे मूल अधिकार। 3 स्टेप में हमने पढ़े। सबसे पहले हमने जो है लैंग्वेज जानी, उसके यानी विशेषताओं पे बात की, उसके बाद हमने मूल अधिकारों का जो स्ट्रक्चर है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 इनको जाना, और फिर हमने इन अनुच्छेदों के अंदर क्या प्रावधान हैं, क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपने क्लास को एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।